नमस्कार बच्चों, दृष्टि आईएएस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं कुमार अमित, दृष्टि आईएएस से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 इसकी मुख्य परीक्षा चल रही है और कल ही जीएस का जो पेपर 3 है वो भी संपन्न हुआ है। जीएस के अलग अलग पेपर्स में अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक्स हैं। उसी तरह से जीएस पेपर 3 में भी भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं साथ ही एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा जैसे टॉपिक्स हैं। हम आज की क्लास में केवल भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो टॉपिक्स आए हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं इस वर्ष, इस एग्जामिनेशन में, इस परीक्षा में, यूपीएससी का अप्रोच क्या रहा है, बच्चों से क्या क्या अपेक्षाएं की जा रही हैं इस पेपर में, इस तरह के क्वेश्चंस में, बच्चों का अप्रोच किस तरह का होना चाहिए, अच्छा स्कोर किस तरह से आप पा सकते हैं, किस तरह से इस बार एग्जामिनेशन में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है और किसी एक विषय में आप अगर अपनी पकड़ बना भी लेते हैं तो इससे आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो कल की परीक्षा में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगा जो कि मुख्य परीक्षा में कभी भी भविष्य में भी आंसर लिखते समय आप सबको मदद करेगी। आप देख रहे होंगे कि प्री का जो पेपर यूपीएससी सेट कर रही है वो बहुत डाइसी हो चुका है। क्वेश्चंस बहुत अनएक्सपेक्टेड भी रहते हैं जिसके कारण कट ऑफ जो है ईयर ऑन ईयर नीचे भी आ रहा है। लेकिन आप ये भी देखिए कि प्री का जो पेपर है उसकी भूमिका मेन एग्जामिनेशन में, मुख्य परीक्षा में अब यूपीएससी बढ़ा रही है। जैसे कि आप देखेंगे प्री के पेपर में इस बार एक प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था जो कि सीबीडीसी से रिलेटेड था, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको कि ई रूपी भी कहते हैं। ये जो ई रूपी है ये 2022 में लॉन्च हुई थी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में और 2022 से 2026 के बीच यूपीएससी ने प्री में इससे रिलेटेड प्रश्न 3 बार पूछे और जिस तरह का प्रश्न इस बार प्री में पूछा था यूपीएससी ने सीबीडीसी से संबंधित, बिल्कुल उसी तरह का एक प्रश्न इस बार मुख्य परीक्षा में भी पूछ लिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्री और मेंस का जो सिलेबस है या फिर प्री और मेंस में जो टॉपिक्स हम कवर करते हैं उनको आप बिल्कुल सेग्रीगेट करके नहीं चल सकते। आप ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये टॉपिक्स प्री में आएंगे तो ये मेंस में नहीं आएंगे और ये मेंस में आने वाले टॉपिक्स हैं तो इससे प्री में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करनी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इसी वर्ष प्री में प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड, वित्तीय समावेशन से संबंधित। और वित्तीय समावेशन से संबंधित उस प्रश्न में यूपीएससी ने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का जिक्र किया था। एक सूचकांक जो कि आरबीआई जारी करती है, ये वार्षिक सूचकांक है जिसमें यह दर्शाया जाता है, यह इंडिकेटर्स मिलते हैं, इंडिकेशंस दिए जाते हैं कि वित्तीय समावेशन के पथ पर भारत किस तरह से अग्रसर है। प्री में पूछे गए इस प्रश्न को और विस्तार से पूछ दिया यूपीएससी ने मेन एग्जामिनेशन में, मुख्य परीक्षा में। तो इसका मतलब यहां भी प्री में जो प्रश्न पूछा गया था वो मुख्य परीक्षा के लिए एक हिंट का काम करता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस बार मुख्य परीक्षा में पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जोड़कर पूछे गए हैं। सीबीडीसी से रिलेटेड प्रश्न हो, चाहे ई कॉमर्स से रिलेटेड प्रश्न हो, चाहे वित्तीय समावेशन से संबंधित प्रश्न हो, इनमें किसी भी प्रश्न को आप
टेक्नोलॉजी से अलग करके नहीं चल सकते। फिर एक प्रश्न टेक्नोलॉजी मिशन पर भी पूछा गया है। तो ओवरलैप कर रहे हैं सब्जेक्ट, विषय जो हैं एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटीग्रेट किए जा रहे हैं कि आप अगर एक विषय में तैयार करके खुद को पहुंचते हैं और दूसरा विषय आपका कमजोर है तो आप एक होलिस्टिक आंसर नहीं लिख पाएंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखना कठिन हो जाएगा। यहां तक कि आप देखिए, एक प्रश्न एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उस प्रश्न को भी आप इकोनॉमी से कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें साइंस एंड टेक भी है। एक प्रश्न जो कि इंटरनल सिक्योरिटी से भी संबंधित है, जिसमें कि आतंकवाद के लिए वित्त पोषण से संबंधित वो प्रश्न है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन, और इसके अलावा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, इससे भी जोड़कर प्रश्न को पूछा गया है। तो प्रश्न कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में भी अर्थव्यवस्था को जोड़ा गया है, अर्थव्यवस्था में इंटरनल सिक्योरिटी को जोड़ा गया है। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि पेपर 3 में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिनको कंबाइन करके पेपर 3 बनाया गया है, उन सबको एक साथ लेकर चलना हो। और जब भी आप एक विषय को तैयार कर रहे हैं तो साथ में जो दूसरा विषय है उस विषय को उस विषय के साथ कनेक्ट करना सीखिए। इससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी मिलेगी और साथ ही साथ जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पेपर का है उस पेपर में आपको मदद भी मिलेगी। केवल पेपर 3 की ही बात नहीं है, आप अगर पेपर 2 भी देखेंगे, पेपर 1 भी देखेंगे, तो जितने भी विषय हैं जो कि उन पेपर्स का हिस्सा हैं उनको आपस में कनेक्ट कर करके यूपीएससी पूछती रही है। जब भी बच्चे मुख्य परीक्षा के लिए सब्जेक्टिव टाइप आंसर्स लिखते हैं तो उनके दिमाग में कुछ प्रश्न उठते हैं कि एक अच्छा आंसर किस तरह का होना चाहिए। मैं आप लोगों को उस विषय में कुछ बता दूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आमतौर पर आपने देखा होगा कि यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में अगर जीएस में किसी भी पेपर में आप 40% भी पार कर जाते हैं या 40% स्कोर भी टच कर जाते हैं तो ये सेफ माना जाता है, ये एक अच्छा स्कोर माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे जो हैं वो अच्छा उत्तर नहीं लिख पा रहे हैं और वो 40% भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर समस्या ये है कि प्रश्न पत्र बहुत लंबे आ रहे हैं और जितने शब्द आप लोगों को लिखने होते हैं पूरे के पूरे प्रश्न पत्र में, उतने शब्दों को लिखने के लिए या तो आप आंसर की क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे या पेपर पूरा कर पाएंगे। आप अगर पेपर पूरा करने चलते हैं तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप अगर क्वालिटी एनहेंस करने की कोशिश करते हैं, आंसर की गुणवत्ता जो है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो पेपर इनकम्प्लीट रह जाता है। तो बच्चे भी क्वालिटी की जगह क्वांटिटी पर काम कर रहे हैं। वो प्रयास यही कर रहे हैं कि सारे प्रश्नों के उत्तर वो लिखकर आए। अप्रोच गलत भी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी एक अच्छे प्रश्न को लिखने में या फिर एक अच्छे उत्तर को लिखने में आप समय ज्यादा लगा देते हैं और ऐसी स्थिति में अगर कोई अन्य प्रश्न छूट जाता है तो जिस प्रश्न में आपको 0 मिला है वो सुसाइडल हो जाएगा, वो बिल्कुल आत्मघाती हो जाएगा। इसलिए प्रयास यही हो कि एक अबव एवरेज आंसर आप लिखें और पेपर अपना कंप्लीट करें। फिर बच्चे कई बार पूछते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं, उनको ये प्रश्न भी दिमाग में उठता है कि एक उत्तर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। आमतौर पर जब भी हम एक अच्छा आंसर लिखने के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में उठता है कि आंसर में पहले तो आंसर का परिचय होना चाहिए, मतलब कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए। फिर हम ये सोचते हैं कि आंसर जो है उसमें बॉडी सही होनी चाहिए और फिर अंततः उस आंसर का जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, वो उचित होना चाहिए। ये बड़ा सामान्य सा एक प्रारूप है जिसके आधार पर बच्चे अपना उत्तर कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं।
लेकिन विश्वास मानिए, जीएस के पेपर में न तो आपके पास इतना समय रहेगा कि आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन फ्रेम कर पाए, ना आप आंसर के बॉडी पर बहुत ज्यादा काम कर पाएंगे, और ना ही आप कंक्लूजन निष्कर्ष के बारे में बहुत कुछ सोच पाएंगे। तो मेरा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट रहता है। मैं हमेशा बच्चों से ये कहता हूं कि आप उत्तर लिखते समय बस 3 चीजों पर ध्यान दीजिए। एक, उत्तर का जो कंटेंट है जो आप लिख रहे हैं वो सही होना चाहिए, वो उचित होना चाहिए। जो पूछा गया है आंसर उसी से संबंधित तो होना चाहिए। आंसर इस तरह का होना चाहिए कि वो प्रश्न की मांग को पूरा कर सके। अब अगर पूछा गया है भारत के बारे में और आप अगर लिख कर आते हैं चीन के बारे में, तो मार्क्स वैसे भी नहीं मिलेंगे, ये स्वाभाविक है। दूसरी बात, आप आंसर के स्ट्रक्चर पर काम कीजिए। स्ट्रक्चर का मतलब यहां पर हुआ कि आंसर में एक लय होना चाहिए, एक सिमिट्री होनी चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर एक प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न के 3 अलग अलग हिस्से हैं, तीनों हिस्सों को किस क्रम में हैंडल करना है यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। फिर कई बार ऐसा होता है कि एक प्रश्न के उत्तर में क्रोनोलॉजी मैटर करती है, मतलब कि शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, फिर बीच का हिस्सा कहाँ तक आना चाहिए, फिर अंत कहाँ पर होना चाहिए। तो आप स्ट्रक्चर पर भी काम करेंगे। पैराग्राफ कितने बड़े होने चाहिए, पैराग्राफ कितने छोटे होने चाहिए, इस पर आपको काम करना है। और तीसरा चीज जो कि आपको ध्यान में रखना है वो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन तो आपके आंसर की प्रस्तुति कैसी है ये भी मैटर करती है, क्योंकि वास्तव में अगर सच कहा जाए तो किसी भी एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता है कि वो एक एक सेंटेंस आपका पढ़े और उसके बेसिस पर, उसके आधार पर आपको वो मार्क्स दे। तो आमतौर पर एग्जामिनर को जो दिखता है, एग्जामिनर उससे एक इमेज क्रिएट करता है। तो आंसर में डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो, जो कीवर्ड्स हैं उनको आप बॉक्स में डालें, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, उनको आप अंडरलाइन करें। हाँ, ध्यान इस बात का रहे कि एक्सेसिव अंडरलाइन ना हो, इससे फिर ये नहीं पता चल पाता है कि कौन सा स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है और कौन सा स्टेटमेंट महत्वपूर्ण नहीं है। आंसर एक पैराग्राफ से स्टार्ट हो, सीधे डायग्राम से आंसर स्टार्ट करना आप अवॉइड कीजिए, सीधे पॉइंट वाइज लिखना आप अवॉइड कीजिए। तो उत्तर जो है वो एक पैराग्राफ से स्टार्ट हो, बीच में आप चाहें तो उत्तर पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। फिर जहां जहां आपको लगे कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से आपका उत्तर और ज्यादा आकर्षक दिखेगा, तो आप अपने उत्तर को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, पाई डायग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो ट्रायंगल, रेक्टेंगल ये सब बनाकर भी अपने उत्तर को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो जो चीजें विजिबल होती हैं, जो दिखती हैं, उस पर एग्जामिनर मार्क्स देते हैं। फिर आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब तक आप मुख्य परीक्षा में पहुंचते हैं, जब आप प्री निकाल चुके होते हैं, मुख्य परीक्षा लिखने योग्य हो जाते हैं, तो आपके पास कंटेंट हमेशा पर्याप्त होगा। आपने इतना पढ़ लिया होता है कि आप एक विषय वस्तु पर ठीक ठाक पकड़ बना पाते हैं। तो ऐसे में कई बार महसूस होगा कि प्रश्न में जो पूछा गया है वो कम पूछा गया है और आप इससे कहीं ज्यादा जानते हैं। लेकिन यहां पर अनुशासन बहुत जरूरी है। आप कितना जानते हैं, आप क्या क्या लिख सकते हैं, मैटर ये नहीं करता है, क्योंकि ये मुद्दा ही नहीं। यहां मैटर ये करता है, मुद्दा ये है कि जो पूछा गया है वो कितना अनुशासित तरीके से आप लिख पाते हैं। क्योंकि उत्तर लिखते समय वर्ड लिमिट होते हैं, आप उन वर्ड लिमिट्स को एक्सीड न करें तो बेहतर है। क्योंकि वर्ड लिमिट को जब आप एक्सीड करते हैं तो इससे आप अपना समय वेस्ट करते हैं और पेपर कंप्लीट करने में आपको दिक्कत होती है। तो आपके पास जो कंटेंट होते हैं, जो आपके पास ज्ञान है, वो हमेशा पूछे गए प्रश्न से ज्यादा होंगे। लेकिन आप आंसर लिखते समय कंटेंट उतना ही डालेंगे जो स्वाद अनुसार हो,
ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि आपके किचन में पड़े मसाले हैं, वो हमेशा अमाउंट में ज़्यादा होंगे, क्वांटिटी में ज़्यादा होंगे, लेकिन जब आप कोई पकवान बनाते हैं तो उसमें मसाले जो हैं वो स्वाद अनुसार डाले जाते हैं। इसी तरह से आंसर लिखते समय भी जो कंटेंट होगा, जो आप लिख कर आएंगे, वो स्वाद अनुसार होना चाहिए, अर्थात जितना पूछा गया है उतना लिख कर आना है। एग्जामिनर को इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको कितना आता है। एग्जामिनर को बस इस बात से मतलब है कि जो पूछा गया है वो आता है कि नहीं, और जो पूछा गया है उसे आपने कितने अनुशासित तरीके से लिखा है। तो इस बात का भी आप ध्यान देंगे, क्योंकि बच्चे पेपर लिखते समय कई बार भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और थोड़ा फैल जाते हैं, और जो नहीं पूछा गया है वो भी लिख कर आते हैं और फिर अपेक्षा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्क्स अच्छे आएंगे। ऐसी स्थिति में मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते। फिर आपको मैं हमेशा एक बात का ध्यान रखने का सजेशन दूंगा, सुझाव दूंगा, वो ये कि आप अगर प्रश्न का सम्मान करते हैं, प्रश्न को इज्जत देते हैं, तो प्रश्न जो है वो आपका सम्मान करेगा। अर्थ ये है कि किसी भी प्रश्न को सीधे पढ़ते ही उसका आंसर अप्रोच ना करें। प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें और उसमें से कीवर्ड्स निकालें ताकि आप एक अच्छा आंसर लिख सकें। आमतौर पर जब आप प्रश्न पढ़ते हैं तो प्रश्न में अलग अलग हिस्से होते हैं, प्रश्न के अलग अलग डिमांड होते हैं। उन डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप प्रश्न को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें और हर टूटे हुए हिस्से का आप ब्लूप्रिंट बनाएं। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो ब्लूप्रिंट ऑन पेपर बनाने का प्रयास कीजिए। जब धीरे धीरे ब्लूप्रिंट बनाने की, स्थूल रेखा चित्र तैयार करने की एक आदत सी बन जाती है, तो फिर उसके बाद वही स्थूल रेखा चित्र, वही ब्लूप्रिंट जो है वो मेंटल हो जाता है, वो आपके दिमाग में ही तैयार हो जाता है एक फ्रेमवर्क के रूप में। इससे आंसर के स्ट्रक्चर को सही रखने में मदद मिलती है। जब आप उत्तर में कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हैं और अपने आंसर को उस कीवर्ड के इर्द गिर्द रखते हैं, तो एग्जामिनर भी उस उत्तर को अनुशासित मानता है, डिसिप्लिन्ड मानता है। तो इससे मार्क्स पाना थोड़ा सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। इसके अलावा आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रश्न की डिमांड में या तो व्याख्या कीजिए, या समझाएं, या विस्तार कीजिए, टिप्पणी कीजिए, इस तरह के शब्द यूज होते हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि प्रश्न में मूल्यांकन कीजिए, समीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए, समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इस तरह के जो अलग अलग प्रश्न होते हैं उनकी प्रकृति, उनका नेचर जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि समझाएं, तो बस आपको समझाकर आगे बढ़ना है। आप इसमें ये नहीं बताएंगे कि इसमें अच्छा क्या है, इसमें बुरा क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है, मतलब कि होना क्या चाहिए। व्याख्या कीजिए, इसमें भी ऐसा ही है। विस्तार कीजिए, इसमें भी ऐसा ही। लेकिन जहां भी मूल्यांकन कीजिए, समीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए, समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तो इसमें पूछे गए प्रश्न को समझाना पड़ता है, उसके सकारात्मक पक्षों को हाईलाइट करना होता है, उसके नकारात्मक पक्ष को भी हाईलाइट करना पड़ता है और एक समाधान प्रस्तुत करना पड़ता है। तो कभी भी जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न को समझकर उसके मांग को पूरा करने का प्रयास कीजिए आंसर में, तभी आपको एक बेहतर आंसर के लिए एक बेहतर स्कोर प्राप्त होगा। दूसरी बात, कोशिश हमेशा कीजिए कि आपका जो उत्तर है वो कंसेप्चुअली क्लियर हो, शब्द सरल हो, सेंटेंसेस छोटे हों और साथ ही साथ कंसेप्ट के साथ साथ डेटा, फैक्ट का वो सम्मिश्रण हो। इससे होता क्या है कि जो आप समझाना चाहते हैं वो तथ्यों के आधार पर प्रमाणित भी होते जाते हैं। तो इन चीजों पर आपको ध्यान रखना है, तभी आप मेन एग्जामिनेशन में, मुख्य परीक्षा में एक अच्छा उत्तर लिख पाएंगे। जिस तरह के प्रश्न पूछे हैं यूपीएससी ने, उससे एक बात और स्पष्ट है, वो ये कि जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस यूपीएससी ने बनाया है, उस सिलेबस में आप एक भी सेंटेंस छोड़ने की गुंजाइश नहीं रखते।
आपको हर एक सेंटेंस, हर एक टॉपिक बराबर पढ़ना है और उस पर कमांड रखना है। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं इस बार और उन प्रश्नों के उत्तर में हमें क्या करना है, हम किस तरह से उस उत्तर को अप्रोच कर सकते हैं ताकि एक बेहतर स्कोर हम पा सकें। जिन बच्चों का पेपर चल रहा है ये क्लासेस उनके लिए तो रेलेवेंट नहीं है क्योंकि वो पेपर ऑलरेडी दे रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों को अभी परीक्षा देनी है, जो अगले साल या उसके अगले वर्ष की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो क्लासेस हैं, जो अलग अलग पेपर्स का मूल्यांकन टीचर्स करके अपलोड कर रहे हैं, ये आपके लिए आधार बन सकता है। इंस्टीट्यूट इसी उद्देश्य से ये पहल कर रही है और हर वर्ष की तरह हम इस वर्ष भी जो पूछे गए प्रश्न पत्र हैं उनका मूल्यांकन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर पूछे गए प्रश्नों को हम इंडियन इकोनॉमी वाले हिस्से में तोड़ते हैं, ओवरलैपिंग टॉपिक्स जिसमें कि साइंस एंड टेक का वेटेज ज्यादा है उसको अगर हम हटा भी देते हैं तो पहला ही प्रश्न जो है वो इंडियन इकोनॉमी से है, भारतीय अर्थव्यवस्था से है और ये सीबीडीसी से रिलेटेड है जिसको कि ई रूपी भी कहते हैं। इसको हम डिजिटल रुपया भी कहते हैं, इसको डिजिटल रूपी भी कहते हैं। हम इसके उत्तर पर आएंगे, अभी बस आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं और बता रहा हूं कि किस किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। तो डिजिटल रुपए से आप क्या समझते हैं? इस संदर्भ में भारत के केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की कार्यप्रणाली तथा प्रगति का वर्णन कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में आपको लिखना है और इसके लिए 10 अंक दिए जाते हैं। फिर एक और प्रश्न है, इस दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए कि वित्तीय समावेशन भारत जैसे देश में सामाजिक तथा आर्थिक समावेशन का अभिन्न हिस्सा है। आरबीआई के वित्तीय समावेशन सूचकांक की उपयोगिता पर भी प्रकाश डालिए। तो ये जो पहला और दूसरा प्रश्न है जो कि यूपीएससी ने मुख्य परीक्षा में पूछा, ये इस साल प्री में भी पूछा गया है और ये भी इस साल प्री में पूछा गया है। तो जो प्रश्न प्री में पूछे गए हैं उन्हीं को विस्तार से पूछ दिया है यूपीएससी ने मुख्य परीक्षा में। ऐसा पहली बार यूपीएससी ने नहीं किया है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि प्री में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम हिंट के रूप में लेते हैं और कम से कम जीएस में उस वर्ष प्री में जो 100 प्रश्न पूछती है यूपीएससी, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को हम मुख्य परीक्षा में भी तैयार करके जाते ही जाते हैं। फिर उसके बाद एक प्रश्न है जो कि टेक्नोलॉजी मिशन से है। भारतीय कृषि में लागू किए गए विभिन्न तकनीकी मिशनों का वर्णन कीजिए एवं खाद्य सुरक्षा में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो यहां पर टेक्नोलॉजी मिशन को खाद्य सुरक्षा से, फूड सिक्योरिटी से कनेक्ट करके यूपीएससी ने पूछा है। आप देखिए ऊपर के जो तीनों प्रश्न हैं, सीबीडीसी जो है वो डिजिटल मुद्रा है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलती है और यहां पर भी साइंस एंड टेक की भूमिका है। जो दूसरा प्रश्न है जो कि वित्तीय समावेशन से संबंधित है, वित्तीय समावेशन से संबंधित जो सूचकांक आरबीआई जारी करती है उसमें आप देखेंगे कि एक हिस्सा जो है वो एक्सेस का है और ये जो एक्सेस है इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहां भी साइंस एंड टेक की उपयोगिता है। टेक्नोलॉजी मिशन जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्रौद्योगिकी के प्रयोग से ही संबंधित रहे और समय समय पर उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से हम अलग अलग टेक्नोलॉजी मिशन लेकर आते रहे हैं। तो यहां भी साइंस एंड टेक की भूमिका को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यद्यपि मैं साइंस एंड टेक का टीचर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आर्थिक क्रियाओं और अर्थव्यवस्था में वर्तमान में साइंस एंड टेक की भूमिका को डिनाई नहीं कर सकता, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अब आप देखिए जो एक और प्रश्न पूछा गया है
ये कृषि क्षेत्र में ई कॉमर्स से संबंधित है। अब आप ये बताइए कि यहाँ भी ई कॉमर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है और यहाँ भी साइंस एंड टेक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रश्न पूछा यह गया है कि कृषि उत्पाद विपणन की अक्षमता हेतु उत्तरदायी कारकों को समझाइए। कृषि उत्पाद विपणन की अक्षमता को कम करने में ई कॉमर्स किस प्रकार सहायता करता है, समझाइए। यहां फिर से यूपीएससी ने इंडियन इकोनॉमी में मुख्यतः कृषि वाले हिस्से से टेक्नोलॉजी जोड़कर प्रश्न बनाया है। फिर आप देखिए इसके आगे जो प्रश्न पूछे गए हैं, भारत में नवोन्मेषी उद्यम स्टार्टअप्स को कहा जाता है। किस प्रकार उद्यमिता नवाचार तथा रोजगार को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनके कार्यप्रणाली में वैश्विक तथा घरेलू चुनौतियों की विवेचना कीजिए तथा उन चुनौतियों को पराजित करने हेतु उपयुक्त सुझाव दीजिए। यहां फिर से आप देखिए सीधे तौर पर यह प्रश्न जो है वो साइंस एंड टेक से संबंधित नहीं है, लेकिन स्टार्टअप कंपनियां इनोवेटिव होती हैं, नवाचार से संबंधित होती हैं और नवाचार जहां आएगा वहां पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। तो स्टार्टअप की परिभाषा जो है उसमें भी नवाचार जो है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो इसे प्रत्यक्ष तौर पर टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ा गया है, लेकिन यहां भी टेक्नोलॉजी की भूमिका है। एक प्रश्न है, भारतीय कृषि किस प्रकार खाद्य के अभाव से खाद्य अधिशेष स्तर तक रूपांतरित हुई है। भारतीय कृषि के विविधीकरण हेतु की गई विभिन्न सरकारी नीतियों का वर्णन कीजिए। अब यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है कि फूड स्कार्सिटी से फूड सरप्लस तक की जो यात्रा है, तो पहले खाद्यान्न की कमी थी, अब खाद्यान्न का अधिशेष है। और ये जो प्रयास हैं ये हरित क्रांति से भी जोड़कर देखे जा सकते हैं और हरित क्रांति जो है कृषि के टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित रही है। तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से यहां भी प्रौद्योगिकी का प्रयोग जो है उसको इकोनॉमी से जोड़कर प्रश्न बनाया गया है। हम इस प्रश्न पर भी आएंगे। भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुदानों एवं सहायता की विवेचना कीजिए। विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते से संबंधित मुद्दों का परीक्षण कीजिए। तो यह प्रश्न जो है ये WTO से जोड़कर पूछा गया है और आप अपना सिलेबस अगर उठाकर देखेंगे तो कृषि क्षेत्र में जो सहायकी या फिर सहायता परिदान जो सरकार देती रही है वो सिलेबस में साफ साफ मेंशन्ड है। तो यदि आप सिलेबस को एकदम रिलीजियसली धार्मिक तरीके से फॉलो करते हैं तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं पूछा गया है जो कि आप छोड़कर चले आएंगे। तो प्रश्नों के उत्तर आसानी से हैंडल किए जा सकते हैं बशर्ते आप पढ़कर जाएं और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करके जाएं। तो हम इस वर्ष के प्रश्न पत्र को डिस्कस करते हुए इसमें जो भारतीय अर्थव्यवस्था वाला हिस्सा है उसके प्रश्नों के उत्तर को समझते हुए अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, डिजिटल रुपए से आप क्या समझते हैं। इस संदर्भ में भारत के केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की कार्यप्रणाली तथा प्रगति का वर्णन कीजिए। देखिए प्रश्न में अलग अलग हिस्से हैं। पहला हिस्सा यहां पर खत्म हो रहा है, डिजिटल रुपए से आप क्या समझते हैं। दूसरा हिस्सा जो है इस संदर्भ में भारत के केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा की कार्यप्रणाली, तो कार्यप्रणाली को समझाना है कि किस तरह से ये कार्य करती है और इसके अलावा इस संदर्भ में इस क्षेत्र में अब तक जो प्रगति हुई है उसका विश्लेषण करना है, उसको समझाना है। तो आप कह सकते हैं कि प्रश्न के यहां 3 हिस्से। मैंने आप लोगों से शुरुआत में ही कहा था कि आप इस चक्कर में ना पड़िएगा कि हमें प्रश्न में एक इंट्रोडक्शन लिखना है उत्तर लिखते समय,
फिर हम इसके बॉडी पर आएंगे और उसके बाद फिर हम इसके निष्कर्ष तक जाएंगे, इसको हम कंक्लूड करेंगे। आप ये समझिए कि जो कीवर्ड्स हैं उनमें से जो पहला सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड है उसको परिभाषित करते हुए आप प्रश्न का उत्तर आरंभ कर सकते हैं। आप सीधे उसे समझाते हुए अपने प्रश्न को एक गति प्रदान, अपने उत्तर को एक गति प्रदान कर सकते हैं और प्रश्न के साथ आप जस्टिस कर सकते हैं, न्याय कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि इसका बैकग्राउंड अगर आपको पता है तो आपको यह पता होगा कि सीबीडीसी जो है, केंद्रीय बैंक ने, आरबीआई ने जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनसे इंस्पायर होकर लॉन्च किया था। हालांकि ये क्रिप्टो से भिन्न है, लेकिन इनका आधार भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। भारत विश्व का अकेला देश नहीं है जो कि सीबीडीसी पर काम कर रहा है। विश्व में लगभग 130 देश ऐसे हैं जो कि सीबीडीसी पर काम कर रहे हैं। और आप ये मानकर चलिए कि डिजिटल करेंसी जो है, सीबीडीसी जो है, वो भविष्य है और आने वाले समय में करेंसी का डिजिटलाइजेशन जो है वो बढ़ेगा। खैर, उत्तर को स्टार्ट करते समय आपको यह मेंशन करना है कि 2022 में आरबीआई ने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट जो होते हैं वो प्रयोगात्मक होते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल होते हैं और शुरुआती दौर पर या शुरुआती दौर में इसकी टेस्टिंग होती है। जब ऐसा लगता है कि ये सफल हो रहे हैं तो फिर इसको स्थायी रूप से लागू किया जाता है। तो ये जो डिजिटल करेंसी है, सीबीडीसी है, जिसको कि हम ई रूपी भी कहते हैं, जिसको कि हम ई रूपी भी कहते हैं, ये लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब होता है वैधानिक मान्यता प्राप्त मुद्राएं। तो ऐसे जो लीगल टेंडर होते हैं ये विनिमय का वैधानिक माध्यम होते हैं। तो जैसे हम फिजिकल फॉर्म में करेंसी और कॉइन्स यूज करते हैं, उसी तरह से ये सीबीडीसी उनका डिजिटल रूपांतरण है। आरबीआई सीबीडीसी को बिल्कुल उसी डिनोमिनेशन में जारी करती है जिस डिनोमिनेशन में हम फिजिकल करेंसी जारी करते हैं। और शुरुआत में इस पायलट प्रोजेक्ट में आरबीआई ने 4 बैंकों को इन्वॉल्व किया था, फिर 4 बैंकों को और इन्वॉल्व किया था और इसके अलावा धीरे धीरे टोटल बैंकों की संख्या बढ़कर हो गई 16 और अब इन बैंकों की संख्या बढ़कर हो गई है 19। आरबीआई सीबीडीसी जारी करती है, वो बैंकों को अलोकेट करती है और फिर बैंक जो हैं अपने ग्राहकों को एक डिजिटल वॉलेट के माध्यम से सीबीडीसी उपलब्ध कराते हैं। ध्यान इस बात का रहे कि जब आप सीबीडीसी से लेन देन करते हैं तो ये बिल्कुल वैधानिक है। हालांकि ये जारी होंगे 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए के डिनोमिनेशन में, लेकिन आप इनसे लेन देन फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि 20 रुपए का सीबीडीसी आपके पास है, आपने 15 रुपए का भुगतान किया तो 5 रुपए आपके पास बचेंगे और आप चाहें तो पॉइंट में भी इससे भुगतान कर सकते हैं। तो जब आप यूपीआई का प्रयोग करते हैं या फिर आप एनईएफटी का प्रयोग करते हैं या फिर जब आप आरटीजीएस का प्रयोग करते हैं, आईएमपीएस का प्रयोग करते हैं, तो वो सब फिजिकल करेंसी का ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। लेकिन जब आप सीबीडीसी का प्रयोग करते हैं और भुगतान करते हैं तो आप सीधे करेंसी को ही ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सेटलमेंट इंस्टेंट होता है। तो ये वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर होता है। आप बताइए कि ई रूपी 2 तरह के होते हैं। एक ई रूपी रिटेल होता है जो कि पीयर टू पीयर, मतलब कि पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति तक जाता है, और P2M मतलब कि पर्सन टू मर्चेंट, इसका लेन देन होता है। एक ई रूपी होलसेल होता है जो कि सरकारी प्रतिभूतियों में लेन देन करने के उद्देश्य से प्रयोग होता है। तो आरबीआई, बैंक, सरकार जब आपस में लेन देन करती हैं तो ई रूपी होलसेल का प्रयोग होता है। ई रूपी को आप अपने डिजिटल वॉलेट में कैरी करते हैं, आप इसको पर्स में नहीं रख सकते और इसके माध्यम से लेन देन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होगा।
रही बात कि ई रूपी जो है अब तक इसमें प्रगति कितनी हो चुकी है, ये कहां तक पहुंच चुका है, तो ये समझाने के लिए आप आरबीआई का डेटा भी कोट कर सकते हैं। अभी तक ई रूपी से जो लेन देन हुए हैं उसमें टोटल 18 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन मतलब कि लेन देन हो चुके हैं। हालांकि ये यूपीआई जैसा पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी अपने लॉन्च से लेकर अब तक इसमें 18 करोड़ से ज्यादा लेन देन हो चुके हैं। और अगर हम वैल्यू की बात करें कि टोटल कितने वैल्यू का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो लगभग 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ई रूपी के आदान प्रदान किए जा चुके। हम प्रयास ये भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में भौतिक मुद्रा का प्रयोग कम से कम हो और ई रूपी का प्रयोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो सरकार जब प्रत्यक्ष हस्तांतरण सुनिश्चित करेगी लाभ का, तो लोगों के खाते में सीधे ई रूपी का आना जाना होगा। इसके अलावा चूंकि ई रूपी जो है वो डिजिटल फॉर्म में जारी होते हैं, तो इनके रख रखाव में खर्चे कम है, इनके ट्रांसपोर्टेशन में, आदान प्रदान में समय और व्यय दोनों ही कम है। चूंकि ये डिजिटल हैं तो इनके काउंटरफेट करेंसी जारी नहीं किए जा सकते, तो इसमें संभावनाएं बहुत ज्यादा है। डिजिटल हैं तो सड़ने गलने और फटने की संभावना शून्य है, लेकिन समस्या एक है कि जो भी चीज ऑनलाइन है उसके हैकिंग की समस्या होती है, और जब ऑनलाइन चीजों की लेन देन बढ़ती है तो फिर इससे साइबर फ्रॉड भी बढ़ता है। तो आप ओवरऑल एक बैकग्राउंड दिमाग में रखिएगा कि सीबीडीसी क्या है, और उसके आधार पर आप अपना उत्तर जो है वो लिखेंगे। तो पहले हिस्से में आपको बस इतना समझाना है कि सीबीडीसी है क्या। यह हिस्सा जैसे ही खत्म हो जाएगा तो फिर आपको बताना है कि किस तरह से ये ब्लॉकचेन पर आदान प्रदान किए जाते हैं। इसके आपको यह भी बताना है कि इसमें वॉलेट का प्रयोग होता है। आपको यह भी बताना है कि सीबीडीसी अभी वर्तमान में जो लीगल टेंडर है, भौतिक करेंसी है, उसके लिए एक चुनौती ना बन जाए, इसलिए इन पर बैंक आपको ब्याज नहीं देती, तो इसकी कार्यप्रणाली जो है वो थोड़ी भिन्न हो जाती है। आने वाले समय में हम सीबीडीसी का प्रयोग जो है वो एक देश से दूसरे देश भी भुगतान करने के उद्देश्य से कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में अभी इस पर प्रयोगात्मक कार्य चल रहा है, लेकिन अभी लेन देन ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर इसके माध्यम से प्रारंभ नहीं हुआ है। तो कार्यप्रणाली को समझाते हुए अभी तक हमने क्या प्रगति की है उसके बारे में आप लिखेंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि टोटल 18 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं और 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन जो है वो सीबीडीसी के माध्यम से हो चुका है। 19 बैंक ऐसे हैं जो कि सीबीडीसी से संबंधित हैं, और ये आपको डिजिटल वॉलेट प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप सीबीडीसी में लेन देन सुनिश्चित कर सकते हैं। अब देखिए, जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है वो वित्तीय समावेशन से संबंधित है। इस दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए कि वित्तीय समावेशन भारत जैसे देश में सामाजिक तथा आर्थिक समावेशन का अभिन्न हिस्सा है। आरबीआई के वित्तीय समावेशन सूचकांक की उपयोगिता पर भी प्रकाश डालिए। प्रश्न का जो पहला हिस्सा है वो अलग है और प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है वो अलग है, लेकिन दोनों आपस में संबंधित हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि जब प्रश्न का आप उत्तर लिखते हैं तो आप इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के चक्कर में ना पड़े। तो जैसे कि पहला वाला जो उत्तर था उसमें भी, या फिर जो ये दूसरा उत्तर है इसमें भी, स्टार्ट कैसे करना है एक कीवर्ड को पकड़कर उसको समझाते हुए, अंत कैसे करना है एक सॉफ्ट लैंडिंग के रूप में। तो जैसे पिछले प्रश्न में हम फिर से आते हैं, जो यहां पर प्रश्न पूछा गया है इसमें लास्ट में जो पूछा गया है, अंत में जो पूछा गया है, कार्यप्रणाली तथा प्रगति का वर्णन कीजिए। तो आपने कार्यप्रणाली और प्रगति को समझाया। अंतिम पैराग्राफ में कोशिश ये कीजिए कि आप संभावनाओं को व्यक्त कीजिए।
और एक दो लाइन में आप चुनौतियों को अभिव्यक्त कर दीजिए और अपना उत्तर वहीं पर समाप्त कर दीजिए। ठीक इसी तरह से जो दूसरा प्रश्न है, इसमें वित्तीय समावेशन जो है वो कीवर्ड है। आप वित्तीय समावेशन को पकड़िए और वित्तीय समावेशन को परिभाषित करते हुए अपने प्रश्न का उत्तर आप आरंभ कीजिए। तो जैसे इस तरह से आप प्रश्न का उत्तर आरंभ कर सकते हैं कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को देश की वित्तीय व्यवस्था के साथ जोड़ना वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया है। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य लोगों को संस्थागत बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना, लोगों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना, लोगों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाना एवं निःशुल्क प्रत्यक्ष वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराने का होता है। वित्तीय समावेशन के विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं और इन उद्देश्यों के माध्यम से हम सामाजिक तथा आर्थिक समावेशन जैसे लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो देखिए, आप जब तैयारी कर रहे होते हैं तो वित्तीय समावेशन एक सामान्य सा टॉपिक है जो कि कोई भी शिक्षक आपको पढ़ाता ही पढ़ाता है। वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से निरंतर प्रयास होते रहे। अगर हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो वहां से लेकर प्रधानमंत्री जनधन योजना भी, मुद्रा योजना भी एवं सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की जो अवधारणा है वो भी, भुगतान बैंक एवं लघु वित्तीय बैंक की जो अवधारणा है, ये सब के सब वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही लाए गए थे। आप इन लक्ष्यों को, आप इन प्रयासों को जब आपस में क्लब करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि वित्तीय समावेशन के माध्यम से हम सामाजिक एवं आर्थिक समावेशन सुनिश्चित करते हैं। जैसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या था? बैंकों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में करना, ताकि ग्रामीण आबादी जो है वो बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ सके। उद्देश्य ये भी था कि समाज का जो निम्न वर्ग है वो बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ सके और संस्थागत बैंकिंग के लाभ उसे मिल सके। इसके अलावा जमाकर्ता के जमा राशि को संरक्षण प्रदान करना भी राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य था। ये जो उद्देश्य हैं ये अपने आप में सामाजिक एवं आर्थिक समावेशन सुनिश्चित कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि जब आप बैंकों में पैसा जमा करते हैं तो जमा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, और जब आप बैंकों में पैसा जमा करते हैं, बैंकिंग व्यवस्था के साथ आपका संबंध स्थापित होता है, तो आवश्यकता पड़ने पर आप बैंकों से संस्थागत ऋण की प्राप्ति भी सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे साहूकारों पर आपकी आश्रितता कम होती है, तो आपका शोषण कम हो पाता है। फिर जैसे आपने देखा होगा कि किसानों को भी वित्तीय समावेशन के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना एक उद्देश्य रहा है, ताकि उन्हें भी आर्थिक एवं सामाजिक रूप से संरक्षण प्रदान किया जा सके। किसान क्रेडिट कार्ड भी इसी से संबंधित रहा है। फिर जो नो फ्रिल्स अकाउंट है, जिसको कि अब बेसिक सेविंग्स अकाउंट कहते हैं, जिसमें कि हम शून्य जमा राशि पर भी बैंक खाता उपलब्ध कराते हैं, इसका उद्देश्य भी यही है कि समाज का सबसे निम्न वर्ग भी बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ सके और उसका आर्थिक समावेशन हो सके। इसके अलावा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जितने भी अलग अलग क्षेत्र हैं जो कि बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जिन उद्देश्यों से आरबीआई बैंकों को बाध्य करती है कि आपको अनिवार्य रूप से ऋण देना ही देना है, तो वो सारे के सारे क्षेत्र जो हैं वो वित्तीय रूप से और सामाजिक रूप से समावेशन के उद्देश्य को पूरा करते हैं। आप उनको भी हाईलाइट कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जिसको कहते हैं। फिर आप देखिए कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार समय समय पर योजनाएं लेकर आती है। तो जैसे अटल पेंशन योजना है, फिर जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है, तो इस तरह की जो योजनाएं हैं, जीवन ज्योति योजना है, इस तरह की जो योजनाएं हैं, इनका भी लाभ आप वित्तीय समावेशन के माध्यम से प्राप्त करते हैं।
सरकार जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करती है, प्रत्यक्ष हस्तांतरण करती है लाभ का, इसमें भी वित्तीय समावेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना है जिसमें कि जैम ट्रिनिटी की बात हम करते हैं। तो जैम ट्रिनिटी में जे से जनधन है, ए से आधार है, एम से मोबाइल है। तो जनधन खातों के माध्यम से समाज के सबसे निम्न वर्ग को भी बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया, शून्य जमा राशि पर खाता उपलब्ध कराया गया। उद्देश्य यह है कि जितने भी लाभ सरकार उपलब्ध कराएगी लाभार्थियों को, वो सीधे खाते में जाए, खाता फर्जी ना हो, खाता वास्तविक हो। इसलिए उन खातों से आधार को कनेक्ट किया गया और इसके अलावा उन खातों के साथ मोबाइल भी कनेक्ट किया गया, ताकि जैसे ही लाभ लाभार्थी के खाते में पहुंचे उसे उसके मोबाइल के माध्यम से सूचित किया जा सके। तो अब तक जनधन योजना के अंतर्गत, जनधन योजना को अब 12 वर्ष पूरे होने वाले हैं और अगस्त में ही 12 वर्ष इसके पूरे हो जाएंगे, 28 तारीख को। 58 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं और जनधन खातों में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा धनराशि पड़ी हुई है। यह वित्तीय समावेशन का ही एक उदाहरण है। इन खातों में अधिकांश खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं और सभी खातों में अधिकांश खाते महिलाओं के। इससे भी सामाजिक एवं आर्थिक समावेशन सुनिश्चित होता है। तो सरकार जनधन के माध्यम से, मुद्रा योजना के माध्यम से, भुगतान बैंकों के माध्यम से, लघु वित्तीय बैंकों के माध्यम से लोगों को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह जो हैं वो भी वित्तीय समावेशन का ही एक आधार है और वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों से प्राप्त होती है और इस पूरे के पूरे क्षेत्र को दुरुस्त करने के उद्देश्य से मालेगांव समिति की स्थापना की गई थी। आप देखेंगे तो मालेगांव समिति से भी प्रश्न इस बार के प्री में पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग में वो क्वेश्चन था, तो ध्यान होगा आपको। वित्तीय समावेशन से तो खैर क्वेश्चन था ही था। अब वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में प्रगति किस तरह से हो रही है, ये जानने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स सूचकांक जारी करना प्रारंभ किया। इसे आरबीआई जारी करती है और यह साल में एक बार जारी किया जाता है। तो ये जो सूचकांक है इसके 3 मुख्य आधार हैं। एक एक्सेस, मतलब कि वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों तक लोगों की पहुंच कितनी है, कितनी आसानी से हम उन तक पहुंच पाते हैं और उनसे जुड़ पाते हैं। तो इसमें बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भी भूमिका है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर भौतिक भी हो सकती है और इसके अलावा ये डिजिटल भी हो सकती है। इसमें जो वेटेज दिया गया है सूचकांक को वो 35% का है। मतलब टोटल 100 में 35% का वेटेज एक्सेस को दिया गया है। इसमें टोटल 26 इंडिकेटर्स हैं। अब सारे के सारे इंडिकेटर्स आप याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए सबके डिटेल में घुसना उत्तर में अनुचित होगा। तो 26 इंडिकेटर्स पर इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है, यह देखने के लिए कि हम किस तरह से वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहे हैं। जो दूसरा हिस्सा है सूचकांक का वो यूसेज से संबंधित है, मतलब प्रयोग से संबंधित है और इसका सर्वाधिक भार है इस सूचकांक में 45%। और इसमें टोटल 52 इंडिकेटर्स हैं जिन पर मूल्यांकन होता है, जिनका ये देखा जाता है कि इन क्षेत्रों में हम कितने सफल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। फिर क्वालिटी, मतलब कि सेवा जो है उसकी गुणवत्ता से संबंधित। यहां यूसेज की बात अगर करें तो वित्तीय समावेशन का प्रयोग क्या क्या है इसको संबोधित करता है, जैसे कि बचत, बीमा, फिर परिधान का प्रत्यक्ष हस्तांतरण, ये सब यूसेज में आ जाता है।
और फिर क्वालिटी मतलब कि गुणवत्ता की सेवाएं कितनी उचित हैं, कितनी अच्छी हैं। तो इसको 20% का भार दिया गया है और इसमें टोटल 19 इंडिकेटर्स हैं। साल में एक बार ये सूचकांक जारी होता है और इससे वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में जो प्रगति भारत कर रहा है उसे दर्शाया जाता है। तो जब आप इस प्रश्न में पूछे गए हिस्सों को समझा देते हैं तो फिर लास्ट में कंक्लूड करते समय आप अपने आंसर को सम अप कर दीजिए। सम अप करने से यहां पर तात्पर्य यह है कि आप ये बताइए कि वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया है और अभी भी यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। लोगों को वित्तीय व्यवस्था से निरंतर जोड़ा जा रहा है, इसका लाभ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और लाभ कितना उचित तरीके से प्राप्त हो रहा है, इस क्षेत्र में, इस संदर्भ में कितनी प्रगति हो चुकी है और हो रही है, इसे इस सूचकांक के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा रहा है। तो इस तरह से आप अपने आंसर को कंक्लूड करते हैं। तो ये जो दोनों प्रश्न हैं ये प्री से रिलेटेड टॉपिक्स से पूछे गए थे। जो तीसरा प्रश्न है ये फिर से साइंस एंड टेक से संबंधित है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं इंडियन इकोनॉमी में, खास तौर पर एग्रीकल्चर में, उनमें ज्योग्राफी की भी भूमिका रहती है। हालांकि पेपर 3 में ज्योग्राफी नहीं है, लेकिन कृषि से संबंधित प्रश्नों को तैयार करने के लिए, उद्योग से संबंधित प्रश्नों को तैयार करने के लिए, बुनियादी अवसंरचना से संबंधित प्रश्नों को तैयार करने के लिए ये अनिवार्य हो जाता है कि आप ज्योग्राफी भी इंडियन इकोनॉमी के साथ क्लब करके पढ़ें। खासतौर पर भूगोल का वो हिस्सा जो कि इंडियन इकोनॉमी के इस हिस्से से संबंधित हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के इस हिस्से से संबंधित हैं। तो यहां प्रश्न पूछा गया है कि जो अलग अलग टेक्नोलॉजी मिशन है, तकनीकी मिशन, भारतीय कृषि में लागू किए गए विभिन्न तकनीकी मिशन का वर्णन कीजिए एवं खाद्य सुरक्षा में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। देखिए, इस आंसर को लिखने से पहले एक चीज क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए आपके दिमाग में कि फूड सफिशिएंसी मतलब खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर होना और फूड सिक्योरिटी दोनों में अंतर है। तो जब हम पर्याप्त उत्पादन करते हैं तो हम फूड सफिशिएंसी के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, मतलब खाद्यान्न के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं। लेकिन जब हम भूखमरी की समस्या को हल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और समाज के हर एक सदस्य को हम पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने में समर्थ हो जाते हैं, तो इसे हम खाद्य सुरक्षा कहते हैं। अब चूंकि प्रश्न अगर केवल इतना होता कि हमने टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर किस तरह से फूड सफिशिएंसी से फूड सिक्योरिटी तक के लक्ष्य को प्राप्त किया है, तो उत्तर अलग हो जाता है। लेकिन यहां पर टेक्नोलॉजी मिशंस पूछे गए हैं, तो ये थोड़ा आंसर जो है वो स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमने फूड सिक्योरिटी इंश्योर कैसे किया है, तो आप उत्तर अपना हरित क्रांति से भी स्टार्ट कर सकते थे कि हरित क्रांति जो है उसने कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा दिया। फिर उसके बाद आप फूड सिक्योरिटी में जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग अगर सिर्फ पूछा गया होता तो हम जो जन वितरण प्रणाली है उसमें प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से इसे जो और ज्यादा सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसका उल्लेख भी कर सकते थे। जैसे EPOS है, वन नेशन वन राशन कार्ड है। लेकिन प्रश्न ये है ही नहीं, यहां पर टेक्नोलॉजी मिशंस के बारे में पूछा गया है और आपको उन मिशंस के संदर्भ में अपने उत्तर को कन्फाइन करना है।
तो समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में, कृषि से ही हम संबंधित अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अलग अलग टेक्नोलॉजी मिशंस आते रहे हैं, जिसे सरकार ने प्रायोजित और प्रोत्साहित किया है। उन अलग अलग मिशंस का उल्लेख होना है, जैसे 1986 में 1986 में तिलहन से संबंधित, ऑयल सीड से संबंधित टेक्नोलॉजी मिशन लाई गई थी। साथ में दलहन से संबंधित, पल्सेस से संबंधित टेक्नोलॉजी मिशन लाई गई थी। और इसके अलावा मक्का मतलब कि मेज से संबंधित टेक्नोलॉजी मिशन लाई गई थी। और उद्देश्य था कि प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इत्यादि का प्रयोग करके, संकर बीजों का प्रयोग करके इन क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ावा देना है। तो तिलहन, दलहन और मक्के के उत्पादन को बढ़ावा देना है। जैसे समस्या क्या रही है कि भारत पूरे विश्व में खाद्य तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता रहा है, लेकिन भारत खाद्य तेल के उत्पादन में भी अग्रणी देशों में से एक है। लेकिन उपभोग इतना ज्यादा है कि हम उपभोग के उद्देश्य से जो खाद्य तेल का उत्पादन करते रहे, हम उससे कहीं ज्यादा खाद्य तेल का आयात करते रहे। यह प्रश्न भी यूपीएससी ने प्री में पिछले वर्षों में पूछा है। तो हम डीप फ्राई करके खाते हैं, तो तेल का उपभोग भारत में ज्यादा है, खाद्य तेल का उत्पादन भी ज्यादा होना चाहिए। और खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि ऑयल सीड का उत्पादन जो है, तिलहन का उत्पादन जो है वो बढ़े। हरित क्रांति में हमने गेहूं और धान के उत्पादन पे जोर दिया, तो कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में एक इम्बैलेंस उत्पन्न हुआ, मतलब कि जो संतुलन था वो प्रभावित हुआ। और जो अन्य अनिवार्य कृषि उत्पाद हैं उनके उत्पादन में देश पिछड़ा रह गया। हालांकि हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था भी लागू की। अभी वर्तमान में देखा जाए, आप गन्ना को हटा दीजिए, गन्ना जो है वो एसएपी और एफआरपी के अंतर्गत आता है, तो गन्ने को आप हटा दीजिए तो 22 अलग अलग कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था है। तो न्यूनतम मूल्य सरकार तय करती है, लेकिन उसमें भी चूंकि एफसीआई गेहूं और चावल का प्रोक्योरमेंट, उसकी खरीदारी बहुत ज्यादा करती है, तो किसान भारत में आज भी गेहूं और चावल के उत्पादन पर जोर देता है। तो अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन में हम पिछड़ जाते हैं, इससे संतुलन प्रभावित होता है। तो इसलिए तिलहन और दलहन का उत्पादन और मक्के के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से टेक्नोलॉजी मिशन लाई गई थी 1986 में, 1986 में। उल्लेख इसका करना है। फिर हमने खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टेक्नोलॉजी मिशन खाद्य तेल के संदर्भ में अलग से लाया। फिर 2007 में हमने फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत फिर से गेहूं, चावल और दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास किया। देखिए, फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में, खाद्यान्न के प्रोडक्शन में, अनाज के प्रोडक्शन में भारत विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। हम उत्पादन पर्याप्त कर लेते हैं, लेकिन फूड सिक्योरिटी में हम आज भी पिछड़े हुए हैं। लेकिन सिक्योरिटी जो है, खाद्य सुरक्षा जो है, उसका आधार उत्पादन में बढ़ोतरी है ही। तो बिना उत्पादन में बढ़ोतरी के हम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, पशुधन मिशन है, ये 2014 में लाई गई थी और कृषि के कॉम्प्लीमेंट्री रूप में, मतलब कि हमने लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत जो पशुधन है उसके संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया। 4 प्रमुख उद्देश्य थे कि कृषि को हम पशुपालन के पूरक के रूप में और पशुपालन को हम कृषि के संपूरक के रूप में बढ़ावा दें। जैसे कृषि के माध्यम से हम पशुपालन के उद्देश्य से चारा प्राप्त कर लें,
और पशुपालन के माध्यम से हम कृषि के उद्देश्य से खाद्य प्राप्त कर लें, तो दोनों एक दूसरे के संपूरक हो जाते हैं। साथ ही साथ एक कृषिक परिवार जो है उसके आय में पशुपालन का योगदान भी बढ़ता है, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री इनकम देखने को मिलती है। तो यह कृषि से संबंधित अनिश्चितताओं को कम करता है। एक दूसरा उद्देश्य यह था कि जहां तक हो सके प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो और पशुधन के प्रजनन और संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए ताकि पशुधन की संख्या बढ़े। इसके अलावा यह भी उद्देश्य रखा गया था नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत कि पूर्वोत्तर राज्यों में सूअर पालन को बढ़ावा दिया जाए, और उद्देश्य यह भी था कि पशुपालन के क्षेत्र में संरक्षण सुनिश्चित किया जाए और इनकी संख्या बढ़ाई जाए। तो भारत वर्तमान में पशुधन के आधार पर विश्व में शीर्ष पर है, ब्राजील को पीछे करके। ये नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के माध्यम से संभव हो सका। इसी से जोड़कर आप गोकुल ग्राम मिशन को भी जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें कि जो देसी प्रजातियां हैं गाय की, उनके प्रजनन और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। फिर बागवानी मतलब कि फलों एवं सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की गई। कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, जूट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और नारियल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी टेक्नोलॉजी मिशन का प्रयोग किया गया। और ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी मिशन जो हैं, इनका उद्देश्य यही रहा है कि भारत न सिर्फ खाद्यान्न के उत्पादन में और अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बने, बल्कि इससे खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। तो अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में फूड सिक्योरिटी पूछा गया है, तो इसमें क्वेश्चन में फूड सिक्योरिटी पूछा गया है, तो इसमें वो सब हिस्से, वो सब टेक्नोलॉजी मिशन जो कि खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप अगर इसमें कॉटन, जूट स्किप भी कर देते हैं तब भी चलेगा, क्योंकि ये खाद्यान्न से सीधे संबंधित नहीं। इसके अलावा जो अगला प्रश्न पूछा गया था, कृषि उत्पाद विपणन की अक्षमता हेतु उत्तरदायी कारकों को समझाइए। कृषि उत्पाद विपणन की अक्षमता को कम करने में ई कॉमर्स किस प्रकार सहायता करता है, समझाइए। अब यहां पर क्वेश्चन का एक हिस्सा पूछता है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जो कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को, मतलब कि कृषि उत्पादों के विपणन को प्रभावित करते हैं। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है ना, उसमें समाधान के रूप में क्वेश्चन ई कॉमर्स पर जोर देता है। तो दूसरे हिस्से में आप ई कॉमर्स पर ज्यादा जोर देंगे। तो देखिए, यहां फिर से आप जब आंसर स्टार्ट करते हैं तो आप भारत में कृषि की भूमिका को समझा सकते हैं कि भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आप ये बता सकते हैं कि कृषि भारत में एवं जो संबंधित क्षेत्र हैं वो भारत में आजीविका का सर्वप्रमुख आधार है और देश की अधिकांश आबादी कृषि पर एवं संबंधित क्षेत्रों पर आश्रित है। लेकिन भारत में कृषि अनिश्चितताओं से भी ग्रसित है और ये अनिश्चितताएं जो हैं सिर्फ उत्पादन से संबंधित नहीं है, बल्कि विपणन से भी संबंधित है, मार्केटिंग से भी संबंधित है। तो भारत में कृषि जो है वो मौसमी कारणों से प्रभावित होती है। ये तो कल्टीवेशन से संबंधित, जोत से संबंधित समस्या है। खड़े फसल भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो पोस्ट हार्वेस्ट प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कि कटाई के बाद की जो समस्याएं हैं, यहां पर
उनका उल्लेख करना है, क्योंकि ये मार्केटिंग से रिलेटेड प्रश्न है। तो जैसे पोस्ट हार्वेस्टिंग मतलब कि कटाई के बाद फसल का जो भंडारण है उससे संबंधित दिक्कतें, कोल्ड स्टोरेजेस की कमी है, मंडियों से संबंधित दिक्कतें हैं, मंडियां दूर हैं, मंडियों की संख्या कम है। इसके अलावा मंडियां जो हैं उनमें दबदबा, उनमें वर्चस्व जो है, प्रभाव जो है बड़े किसानों का ज्यादा है। जो कृषि संगणना होती है, जो एग्रीकल्चरल सेंसस है, जो कि 5-5 वर्षों में एक बार होता है, तो जो 10वीं संगणना है उनके आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। तो जो खेतीहर परिवार होते हैं उनमें सीमांत किसान और लघु किसान सबसे निम्न स्तर पर होते हैं। सीमांत किसान वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर तक जोत क्षेत्र पर स्वामित्व है। लघु किसान वो होते हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच जोत क्षेत्र होते हैं। सीमांत किसान और लघु किसान अगर हम इनको जोड़ते हैं तो कुल खेतीहर परिवारों का 86% ये निकल कर आते हैं। तो भारत में किसान जो है उत्पादन जब करता है तो वो मार्केटिंग के पर्पस से नहीं करता है, वो उसके विपणन के उद्देश्य से नहीं करता है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है उपभोग। तो जब तक आप अधिशेष का उत्पादन नहीं करेंगे तब तक आप उसे बेचने मंडी नहीं जाएंगे। तो जब आप उतना ही उत्पादन कर रहे हैं जिससे आपके परिवार की आवश्यकताएं सिर्फ पूरी हो रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल निम्न स्तर पर 86% खेतीहर परिवार हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आजीविका के उद्देश्य से, खुद के उपभोग के उद्देश्य से उत्पादन कर रहे हैं। समय के साथ जैसे जैसे जोत क्षेत्र का विखंडन हो रहा है, क्योंकि संयुक्त परिवार जो है उनका विखंडन हो रहा है, कृषि योग्य भूमि का प्रयोग अलग अलग उद्देश्यों से हो रहा है, तो ऐसे में भविष्य में उत्पादन और प्रभावित होने की संभावना है। जोत क्षेत्र के छोटा होने के कारण उत्पादन के साथ साथ खेतीहर परिवारों का जो लाभ है वो भी प्रभावित होने की संभावना है। तो कृषि उत्पादों के विपणन में, मार्केटिंग में जो मध्यम, अर्ध मध्यम और जो बड़े किसान हैं उन्हीं की भूमिका है। और इस श्रेणी में कुल खेतीहर परिवारों का लगभग 14% हिस्सा आता है। बड़े परिवार तो 1% से भी कम है। बड़े खेतीहर परिवार जो हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे ज्यादा जमीन है, तो ऐसे में कृषि उत्पादों को बेच पाना, मार्केट तक ला पाना और इनके माध्यम से धन अर्जित करना एक चुनौती है। एक समस्या यह भी है कि चाहे आप अल्पकालिक फसल उगाएं जो कि 6 महीने में तैयार हो जाते हैं, या फिर आप दीर्घकालिक फसल उगाएं जो कि 1 साल में तैयार हो जाते हैं, इस पूरे दौरान किसान की इनकम नहीं होती, उसकी आय नहीं होती। तो फसल के कटते ही सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है एक खेतीहर परिवार के लिए कि फसल बिके और तत्काल धनराशि प्राप्त हो, जिससे उसका घर परिवार चल सके और साथ ही साथ अगली खेती जो है उसके लिए वो निवेश कर सके। मंडी तक जाके अपने फसल को बेच पाना एक चुनौती है, इसलिए किसान बिचौलियों को बेच देते हैं और बिचौलिए जो हैं वो कभी भी किसानों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराते, क्योंकि उनका भी हिस्सा होता है। तो किसान को एमएसपी की प्राप्ति भी नहीं हो पाती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति भी नहीं हो पाती है। तो जब न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी तो ऐसी स्थिति में किसान का लाभ प्रभावित होता है। तो भारत में खेती जो है वो घटते हुए लाभ की समस्या से ग्रसित हो रही है। अब प्रश्न में यह पूछा गया है कि ई कॉमर्स की भूमिका क्या हो सकती है। देखिए, कृषि क्षेत्र में मार्केटिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अलग अलग प्रयास होते रहे। जैसे केंद्र सरकार ने मॉडल एपीएमसी एक्ट पास किया था, इसके माध्यम से मंडियों की स्थापना की गई थी। इस मॉडल एपीएमसी एक्ट में 2017 में संशोधन किया गया और फिर
एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केट कमिटी एक्ट जो है वो 2017 में पास की गई थी। तो कृषि चूंकि राज्य का विषय है तो केंद्र सरकार जो है वो मॉडल एक्ट पारित करती है और राज्यों को प्रेरित करती है कि वो अपने अपने विधानसभा में इस तरह का एक्ट पारित करें, लेकिन ये राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं होता है। तो कई राज्यों में एपीएमसी एक्ट लागू भी नहीं थे। तो एपीएमसी एक्ट जो है वो कृषि उत्पादों के मार्केटिंग से ही संबंधित है। इसमें जब लाइव स्टॉक जोड़ दिया गया तो पशुधन के मार्केटिंग के लिए भी इस एक्ट को एक प्रभावशाली एक्ट के रूप में, मॉडल के रूप में केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया। एपीएमसी एक्ट का उद्देश्य ही था कि मंडियों की स्थापना की जा सके। ऐसा नहीं है कि भारत में इस अधिनियम के आने से पूर्व मंडियां नहीं थीं, लेकिन एपीएमसी मंडियां जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती। अब एपीएमसी मंडियां जो हैं उनकी स्थापना राज्य सरकारें करती रही हैं, प्रबंधन इनका किसान करते रहे। तो पहले नियम कुछ इस तरह का था कि इसमें सारी की सारी बुनियादी सुविधाएं तो उपलब्ध थीं, लेकिन राज्य सरकारों ने मंडी टैक्स लगाना चालू कर दिया और साथ ही साथ यहाँ पर कमीशन एजेंट जो हैं, जो अड़तिया कहलाते हैं, औपचारिक रूप से उनकी नियुक्ति हुई। तो किसान यहाँ पहुंच भी जाता है तो अपने कृषि उत्पादों को बिना कमीशन एजेंट के बेच नहीं पाता है। तो फिर 2017 में इसमें संशोधन हुआ था, लेकिन उससे पहले 2016 में ही हमने ई नैम की अवधारणा लागू की थी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट है। तो यहां पर ई कॉमर्स में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो ये जो एपीएमसी मंडियां हैं इनको ई नैम से कनेक्ट किया गया। ई नैम मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट्स। तो जितनी भी मंडियां हैं धीरे धीरे इनको एक केंद्रीकृत सर्वर से जोड़ा गया ताकि किसान जो है इनके माध्यम से अपने कृषि उत्पादों को ऑनलाइन बेच सके मंडियों का प्रयोग करके। इससे ई कॉमर्स के माध्यम से, इस इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित होता है कि पूरे देश में एग्रीकल्चरल मार्केट जो है उसका हम एकीकरण कर पाते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर पाते हैं। तो किसानों की रीच बढ़ जाती है, उनकी पहुंच बढ़ जाती है, उनको रियल टाइम मूल्य की प्राप्ति होती है, मतलब कि वर्तमान में जो मूल्य चल रहा है उसकी प्राप्ति होती है। बोली एकदम उचित मूल्य पर लगती है तो बिचौलियों की भूमिका भी समाप्त होती है। तो ई नैम का यह महत्व है। अब हमने ग्राम्स का भी कंसेप्ट लागू किया। टोटल 2000 करोड़ रुपए के खर्चे से, व्यय से 22,000 मंडियों को तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि पहले ग्रामीण हाट हुआ करते थे, हाट। तो गांव देहात में जो वीकली मार्केट लगते थे उनको भी मंडियों में परिवर्तित किया जा रहा है और आने वाले समय में उनको भी ई नैम के माध्यम से कनेक्ट किया जा सकता है। किसान अपने कृषि उत्पादों को प्रभावशाली तरीके से बेच सके, इसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस सेटअप किए गए। इनको शॉर्ट में एफपीओज बोलते हैं। ये किसानों का संगठन है। इनका उद्देश्य ही होता है कि किसान मिलकर अपने कृषि उत्पादों को बेचे। अब ये जो एफपीओज हैं ये भी ई नैम से कनेक्ट होते हैं, तो ऑनलाइन मार्केटिंग में, कृषि उत्पादों के ऑनलाइन मार्केटिंग में मदद मिलती है। फिर जैसे ओएनडीसी का कंसेप्ट है, जो कि एक ओपन नेटवर्क है डिजिटल कॉमर्स के उद्देश्य से, और ओएनडीसी ई कॉमर्स के लिए ही है। इस बार का प्री का पेपर आप उठाकर देखेंगे तो ओएनडीसी भी पूछा है यूपीएससी में। तो जो बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनके वर्चस्व को चुनौती देने के उद्देश्य से ये एक ओपन नेटवर्क है जिस पर कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच सकता है और खरीद सकता है। इसकी भी भूमिका हो सकती है। इसके माध्यम से भी जो एफपीओज हैं वो अपने कृषि उत्पादों को बेच सकती। फिर अब जैसे मान लीजिए कि किसान रेल और कृषि उड़ान जो है ये भी मार्केटिंग से ही संबंधित है। वैसे क्षेत्रों को आपस में जोड़ा जा रहा है जहां पर उत्पादन
ज्यादा है और जहां उत्पादन कम है। हालांकि ये ई कॉमर्स से संबंधित नहीं है, लेकिन आप कंक्लूजन में इसको मेंशन कर सकते हैं कि केवल ई कॉमर्स ही नहीं बल्कि अन्य प्रयासों के माध्यम से भी कृषि क्षेत्र में मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है, जैसे कि किसान रेल और कृषि उड़ान योजना। फिर जो ऑपरेशन ग्रीन्स हम लेकर आए थे, जिसमें शुरुआत में केवल हमने टमाटर, आलू और प्याज के उत्पादन, संरक्षण और विपणन को बढ़ावा देने का प्रयास किया। बाद में इसमें हमने अलग अलग 22 पेरिशेबल सब्जियों को जोड़ा ताकि उनके उत्पादन, विपणन और संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। तो आप उसको कंक्लूजन वाले हिस्से में जोड़ सकते हैं कि ई कॉमर्स की भूमिका तो महत्वपूर्ण है, लेकिन ई कॉमर्स से संबंधित तो चुनौतियां भी हैं। ई कॉमर्स की जानकारी होनी चाहिए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और ई कॉमर्स के माध्यम से अपने कृषि उत्पादों को बेचने के बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन की भी तो भूमिका होगी। ऐसा तो है नहीं कि आपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उत्पाद बेच दिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पैसा आपको मिल गया और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही आपने अपने कृषि उत्पादों को खरीदार तक पहुंचा भी दिया। तो यहां पर ई कॉमर्स के भी साथ अपनी चुनौतियां संबंधित हैं। इसलिए जो भौतिक रूप में व्यवस्थाएं हैं, जैसे मंडियों से लेकर किसान रेल और कृषि उड़ान योजना तक, इन सब को भी बढ़ावा देना साथ ही साथ महत्वपूर्ण है। अब देखिए, एक प्रश्न पूछा गया है, भारत में नवोन्मेषी उद्यम, स्टार्टअप किस प्रकार उद्यमिता, नवाचार तथा रोजगार को प्रोत्साहित कर रही हैं। उनके कार्य प्रणाली में वैश्विक तथा घरेलू चुनौतियों की विवेचना कीजिए तथा उन चुनौतियों को पराजित करने हेतु उपयुक्त सुझाव दीजिए। यह प्रश्न जो है वो स्टार्टअप से संबंधित है कि भारत में जो स्टार्टअप्स हैं वो किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को, नवाचार को, इनोवेशन को और रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो एक हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा है कि वैश्विक स्तर पर और घरेलू स्तर पर जो चुनौतियां हैं वो किस तरह की। तो चुनौतियां घरेलू भी हो सकती हैं, चुनौतियां वैश्विक भी हो सकती हैं। चुनौतियों की विवेचना कीजिए तथा उन चुनौतियों को पराजित करने हेतु उपयुक्त सुझाव दीजिए। देखिए, स्टार्टअप कंपनियों को भारत में सरकार भिन्न तरीके से परिभाषित करती है। तो जैसे एक स्टार्टअप कंपनी नव स्थापित होनी चाहिए, मतलब कि सरकार जो डेडलाइन रखती है वो ये कि वो 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, वो भारत में या तो एक कंपनी के रूप में पंजीकृत हो या एक फर्म के रूप में पंजीकृत हो या एक एलएलपी के रूप में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में पंजीकृत हो या फिर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हो। तो यह पंजीयन भी अनिवार्य है। वो नवाचारी कारोबार से संबंधित हो। तो नवाचारी मतलब इनोवेटिव। तो जैसे मान लीजिए कि अगर एक नव स्थापित कंपनी नमक का उत्पादन कर रही है तो इसमें कोई नवाचार नहीं, लेकिन अगर एक नव स्थापित कंपनी ई कॉमर्स से संबंधित है या फिर सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है या फिर सेमीकंडक्टर के उत्पादन से संबंधित है, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है, तो ये जो कार्य है ये नवाचारी है। तो ई कॉमर्स कंपनी, बायोटेक्नोलॉजी या फिर सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि से संबंधित कंपनियां जो कि कुछ नया कर रही हैं, उनको हम स्टार्टअप की श्रेणी में रख सकते हैं। अब पहले नियम यह था
कि इनका जो एनुअल टर्नओवर है, मतलब कि जो वार्षिक बिक्री है, वार्षिक जो एनुअल सेल है, आप राजस्व से जोड़कर इसको देख सकते हैं, वो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा ना हो, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो जब ये अलग अलग आधार पूरे होते हैं तो एक कंपनी को सरकार स्टार्टअप की श्रेणी में रखती है और स्टार्टअप इंडिया का जो पोर्टल है उस पर कंपनी अपने आप को रजिस्टर करा सकती है और सरकार जितने भी लाभ स्टार्टअप कंपनियों को उपलब्ध कराती है वो इन कंपनियों को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रश्न यहां पूछा गया है कि स्टार्टअप कंपनियां जो हैं वो किन चुनौतियों का सामना करती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो सामना जो है उनका वो फंडिंग से रिलेटेड है। तो किसी भी कारोबार को स्थापित करने के लिए और इसका विस्तार करने के लिए पर्याप्त पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। चलिए, अगर सीड कैपिटल आप लगा भी देते हैं, सीड फंडिंग आप करवा भी लेते हैं, या फिर आप अपने जेब से कुछ पैसा लगा भी लेते हैं, तो फिर ऐसी कंपनियों को चलाना, इनको स्थापित कर इनका विस्तार करना, ये भी एक एक्सपेंसिव, एक खर्चीला काम होता है। ऐसी कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आएंगी तो चूंकि इनकी विश्वसनीयता अभी स्थापित नहीं हुई है तो आईपीओ के सफल होने की संभावना कम हो जाती है। तो फिर इन्हें मार्केट से फंड रेज करना पड़ता है, या तो एंजल इन्वेस्टर्स से और नहीं तो फिर वेंचर कैपिटलिस्ट से। और एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट से फंड रेज करना एक चुनौती है। ऐसा भी होता है कि जब ये फंडिंग के पर्पस से, जब ये पूंजी प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं तो धीरे धीरे निवेशकों के पास ज्यादा हिस्सेदारी चली जाती है और संस्थापक के पास कम हिस्सेदारी रह जाती है, तो अपनी ही कंपनी में ये नियंत्रण खो बैठते हैं। फिर आप देखेंगे कि अच्छे कार्यबल को एक नवाचारी कंपनी से जोड़ना, एक स्टार्टअप कंपनी से जोड़ना कठिन होता है, क्योंकि कार्यबल उन कंपनियों के साथ जुड़ने में ज्यादा विश्वास रखता है जिन कंपनियों पर उन्हें भरोसा है, जो पुरानी है, जो खुद को स्थापित कर चुकी हैं, क्योंकि यहां पर उनको स्थिरता दिखती है। तो एक स्टार्टअप कंपनी में लोग जुड़ते हैं लेकिन अनुभव प्राप्त करके कहीं और निकल जाते हैं, तो अपने कार्यबल को रिटेन्ड रखना और कंपनी से अच्छे कर्मचारियों के पलायन को रोकना, यह भी एक चुनौती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक स्टार्टअप कंपनी जिस क्षेत्र में भी है उस क्षेत्र में इनको ठीक ठाक प्रतिस्पर्धा मिल रही है उन कंपनियों से जो कि पहले से ठोस तरीके से स्थापित हो चुके हैं, जिनका आकार बड़ा है। तो प्रतिस्पर्धा में बने रहना भी एक चुनौती है। कई स्टार्टअप कारोबार ऐसे होते हैं जिसमें स्वचालित मशीनों का प्रयोग ज्यादा होता है, वैसे स्वचालित मशीनों को खरीदना, उनका संचालन, ये सब भी चुनौती है। इसके अलावा मार्केटिंग से संबंधित, विपणन से संबंधित, ब्रांडिंग से संबंधित समस्याओं का सामना इनको करना पड़ता है। तो ये न सिर्फ घरेलू स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इन समस्याओं का सामना इनको करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक स्टार्टअप कंपनी जब अच्छा करने लगती है तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं इनसे आकर्षित होकर इनका अधिग्रहण कर लेती। तो एक कंपनी जिसके पास संभावना थी, जो कि भारत में अच्छा कर सकती थी, वो कंपनी किसी बड़ी कंपनी का हिस्सा बनकर विलुप्त हो जाती है। तो ये चुनौतियां हैं। अब इन स्टार्टअप कंपनियों की इन चुनौतियों को कम करने के उद्देश्य से निरंतर प्रयास भी हो रहे हैं। कुछ प्रयास सरकार भी कर रही है, कुछ आरबीआई भी कर रही है, और यहां कुछ प्रयास जो है आप सुझाव के रूप में दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर स्टार्टअप कंपनियों को 50 करोड़ रुपए तक का ऋण बैंक देते हैं तो ये बैंकों के प्राथमिकता वाले क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। तो ये एक प्रयास है जो कि आरबीआई का है।
इसके अलावा सरकार ने यह तय किया है कि जो स्टार्टअप कंपनियां हैं वो अपनी स्थापना के 10 वर्ष के भीतर कोई भी 3 वर्ष एक ही क्रम में चुन लेंगी और इन 3 वर्षों में इनको निगम कर शून्य देना होगा। इसके अलावा जो स्टार्टअप कंपनियां मार्केट से फंड प्राप्त करती थी, पूंजी प्राप्त करती थी, उस पूंजी पर एंजल टैक्स की व्यवस्था थी। जो पूंजी सरकार टैक्स करती थी उसको एंजल टैक्स कहा जाता था। स्टार्टअप कंपनियां अपना हिस्सा बेचकर जो एंजल इन्वेस्टर या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट से पूंजी प्राप्त करती थी, बेचे गए हिस्से का उचित मूल्य सरकार निकालती थी और बाकी हिस्से पर सेस मिलाकर 30.9% के रेट से टैक्स लागू होता था, जिसे कि 2024-25 में खत्म कर दिया गया। तो एंजल टैक्स को भी खत्म इसलिए किया गया ताकि एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट से जो पूंजी प्राप्त कर रही हैं स्टार्टअप कंपनियां, वो सिर्फ उन्हीं के पास रहे और इसका प्रयोग वो अपने विस्तार के उद्देश्य से कर सके। सुझाव के रूप में जो आप बता सकते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हैं, वो ये कि एकल खिड़की समाधान की व्यवस्था हो, मतलब कि रजिस्ट्रेशन से लेकर पंजीयन से लेकर अलग अलग उद्देश्यों से जो क्लियरेंसेस लेने होते हैं, इसके लिए स्टार्टअप कंपनियों को इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना हो। जहां तक हो सके सब कुछ ऑनलाइन हो, डिजिटल हो, इससे भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है, मतलब कि जो अधिकारी तंत्र बाधाएं उत्पन्न करता है, वो कम हो जाती है। स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाया जाए। अब जैसे गांव देहात में भी स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है, अलग अलग जिलों की पहचान यूपी जैसे राज्यों में भी की जा रही है और वहां के उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें भी कई ऐसे उत्पाद हो सकते हैं जो कि स्टार्टअप की भूमिका निभा सकते हैं। तो इस तरह की योजनाएं लाई जाएं, जैसे इन्वेस्टर्स समिट होते हैं उस तरह से स्टार्टअप्स के लिए भी समिट आयोजित किए जाएं। नवाचारी विचार जिनके पास है वो इसमें हिस्सा लें और जो निवेश करने को तैयार हैं वो भी इसमें हिस्सा लें। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी पर एक शार्क टैंक नामक कार्यक्रम भी चलता है, ये भी ऐसे ही है, इसी से संबंधित है। तो इस तरह के जो प्रयास हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। तो स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दिया जा सकता है और ये रोजगार सृजन में भी योगदान कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, स्टार्टअप कंपनियों में निवेश कम होता है, आइडिया बेस्ड बिजनेस होते हैं, और आइडिया बेस्ड बिजनेस में निवेश वैसे भी कम होता है अगर मान लीजिए कि आप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए नहीं हैं तो। तब जैसे जोमेटो एक आइडिया ही था, स्विगी एक आइडिया ही था, धीरे धीरे इनका विस्तार हुआ, इसमें निवेश भी मिला। फिर इस तरह की कंपनियों से जो गिग इकोनॉमी है वो बहुत घनिष्ठ तौर पर संबंधित है। और गिग इकोनॉमी आप जानते हैं कि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, संगठित क्षेत्र है, उससे भी इनफॉर्मल तरीके से, अनौपचारिक तौर पर जो कर्मचारी जुड़े होते हैं, जैसे कि स्विगी के साथ या जोमेटो के साथ जो डिलीवरी बॉयज जुड़े हैं, या फिर उबर और ओला के साथ जो ड्राइवर्स जुड़े हैं, सारे के सारे जो गिग वर्कर्स हैं वो स्टार्टअप से ही नहीं जुड़े होते हैं। गिग वर्कर्स जो हैं वो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को भी कहते हैं, लेकिन फिर भी इससे संभावना बढ़ती है कि रोजगार सृजन हो सके। भारत में जनसंख्या ज्यादा है, रोजगार सृजन पर्याप्त संख्या में हो नहीं सकती है, तो स्टार्टअप्स जो हैं वो स्वरोजगार को भी बढ़ावा दे सकते हैं। छोटे छोटे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुद्रा योजना भी है। जैसे मान लीजिए, खैर मुद्रा योजना में हर एक काम जो है वो स्टार्टअप से संबंधित नहीं है, आप किसी भी छोटे कार्य के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और इसके अलावा तरुण प्लस योजना जो है उसमें आप 20 लाख रुपए तक का
लोन ले सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टार्टअप से संबंधित कार्य को प्रारंभ करने के उद्देश्य से आपने जो इनिशियल फंडिंग है वो मुद्रा योजना से प्राप्त कर ली। तो संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं जो कि स्टार्टअप के माध्यम से भारत में हम ला सकते हैं। एक स्टार्टअप सफल हो जाती है तो विश्व के अलग अलग हिस्सों से भी निवेशक भारत में आते हैं, उस स्टार्टअप के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, उसमें अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये 250 वर्ड वाले प्रश्न हैं। अब एक और प्रश्न जो कि भारतीय कृषि किस प्रकार खाद्य के अभाव से खाद्य अधिशेष स्तर तक रूपांतरित हुई है, भारतीय कृषि के विविधीकरण हेतु की गई विभिन्न सरकारी नीतियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन है, हाउ इंडियन एग्रीकल्चर हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम फूड स्कार्सिटी टू फूड सरप्लस लेवल, एक्सप्लेन द वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्लास में पढ़े हुए हैं और सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो पूछे गए प्रश्न के रूप में हैं वो क्लास लेक्चर क्लास नोट्स से निकल रहे हैं। क्लास नोट्स में भी लगभग 25 से 26 अलग अलग पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं जिनके माध्यम से सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास करती रही है। उनमें से कोई भी आप 10-12 पॉइंट उठाकर भी लिखेंगे तो आपका उत्तर जो है वो पूरा हो जाएगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और शुरुआत में भारत में कृषि जो थी वो बस आजीविका से ही संबंधित रही थी। हम कृषि क्षेत्र में उत्पादन तो करते थे लेकिन उतना उत्पादन नहीं कर पाते थे जिससे कि पूरे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन को हरित क्रांति ने जन्म दिया और इसे एक शुरुआत के रूप में हम देख सकते हैं। हरित क्रांति के माध्यम से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। तो संकर बीजों का प्रयोग, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग, रासायनिक खाद का प्रयोग, ट्रैक्टर, पंप सेट, ट्यूबवेल्स इत्यादि का प्रयोग, इनके माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। भारत पहले खाद्यान्न का निवल आयातक था, मतलब हम निर्यात करते थे लेकिन हमारा आयात निर्यात से ज्यादा था। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न का निवल निर्यातक बनाया। अब भी हम आयात करते हैं लेकिन खाद्यान्न का निर्यात भारत जो अब करता है वो अपने आयात से कहीं ज्यादा करता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो कि हरित क्रांति के माध्यम से देखने को मिला। फिर हरित क्रांति के अपने दुष्प्रभाव भी रहे जिसके कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादन प्रभावित हुआ। कृषि क्षेत्र में और भी समस्याएं रही जैसे कि संयुक्त परिवार का विखंडन, ग्रामीण आबादी का शहरों की ओर पलायन, इससे भूमि का विखंडन हुआ और भूमि के विखंडन के कारण जोत क्षेत्र का आकार छोटा हुआ और इससे उत्पादन भी प्रभावित हुआ। कृषि योग्य भूमि का प्रयोग अन्य उद्देश्यों से किया गया तो इसने भी कृषि को प्रभावित किया। तो फिर कृषि क्षेत्र में विस्तार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने अलग अलग नीतियों को अपनाया। जैसे प्रारंभ में सरकार की जो नीतियां हुआ करती थी कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वो उत्पादन केंद्रित थी। सरकार नीतियों के माध्यम से यह प्रयास करती थी कि उत्पादन बढ़े, लेकिन अगर किसी आर्थिक क्रिया में उत्पादन के बढ़ने के कारण आपूर्ति बढ़ जाती है और लाभ प्रभावित हो जाता है तो वो आर्थिक क्रिया आकर्षक नहीं रह जाती। तो फिर सरकार उन नीतियों को लाने लगी जो कि न सिर्फ उत्पादन केंद्रित थे बल्कि आय केंद्रित भी थे। तो जैसे आप एमएसपी की व्यवस्था का उल्लेख कर सकते हैं।
धीरे धीरे एमएसपी का विस्तार हुआ, न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था का विस्तार हुआ, 22 अलग अलग कृषि उत्पादों को इससे जोड़ा गया। फिर आप मेंशन कर सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, किसानों के आय को बढ़ाने के उद्देश्य से, युवा वर्ग को कृषि से जोड़ने के उद्देश्य से एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन भी हुआ। कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और डाइवर्सिफिकेशन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और पशुपालन को एक अन्य विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि कृषि से संबंधित अनिश्चितताएं जो हैं वो कम हो। और इसीलिए 2014 में लाइव स्टॉक मिशन, जो पशुधन मिशन की शुरुआत की गई थी, वो लागू की गई। हरित क्रांति का दुष्प्रभाव था, तो अब बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ावा देकर हम सदाबहार हरित क्रांति को लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि आज भी सिंचाई के उद्देश्य से वर्षा पर आश्रित हैं। ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नेशनल रेन फेड एरिया अथॉरिटी का गठन किया गया, जिसमें कि 5 अलग अलग मंत्रालयों का सहयोग सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा किसानों के आय में बैम्बू मतलब कि बांस का योगदान बढ़े। बैम्बू को, बांस को हरा सोना भी कहते हैं। तो बायोलॉजिकली बैम्बू जो है वो ग्रास है, घास है, लेकिन इसकी इलीगल कटाई ना हो जाए इसलिए कानूनतः इसको पेड़ की श्रेणी में रखा जाता है। इससे संबंधित नियम में परिवर्तन किया गया और जंगल के भीतर जो बांस उगाए जाएंगे या जो उगेंगे वो आज भी पेड़ की श्रेणी में है, लेकिन किसान अगर अपनी खेत में बांस उगाता है तो उसे घास की श्रेणी में रखा गया है, तो वो काट कर इसे बेच सकता है और अपनी आय जो है वो सुनिश्चित कर सकता है। फिर किसान जो है उसे ये पता हो कि उसकी मृदा में क्या है क्या नहीं है, इस उद्देश्य से जो सॉइल हेल्थ कार्ड योजना है वो लाई गई, ताकि किसान को ये पता हो कि उस मिट्टी में वो क्या उगा सकता है और क्या बेहतर हो सकता है। तो ये भी सरकार द्वारा किया गया एक प्रयास है। फिर फूड सिक्योरिटी मिशन लाई गई 2007 में, जिसमें कि चावल, गेहूं और दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। किसानों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया ताकि वो संस्थागत ऋण प्राप्त कर सके और कृषि क्षेत्र में निवेश कर सके। इसके अलावा ऑपरेशन ग्रीन्स लाई गई, जिसमें पेरिशेबल वेजिटेबल्स जो हैं, सब्जियां जो हैं, उनके संरक्षण और उनके विपणन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार स्वामित्व योजना लेकर आई, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित जो विवाद है उसको कम किया जा सके। तो ये अलग अलग तरह के प्रयास हैं जिनके माध्यम से भारत में कृषि को सरकार अपने विभिन्न नीतियों के माध्यम से बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है और कृषि क्षेत्र में डाइवर्सिफिकेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा किसान संपदा योजना लाई गई, जिसमें कि फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया गया, ताकि किसान जो है वो अपने कृषि उत्पादों को इनपुट के रूप में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित कंपनियों को बेच सके, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो इससे भी कृषि क्षेत्र में विविधता को जन्म दिया जा सकता है। तो कई अलग अलग प्रयास हैं जिनको कि आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में आप अपने आंसर को कंक्लूड करते समय ये मेंशन कर सकते हैं कि चुनौतियां इसमें आज भी उपस्थित हैं। भारत में कृषि आज भी लाभकारी नहीं है और कृषि क्षेत्र में किसानों के आय को बढ़ाना सरकार के लिए, समाज के लिए आज भी एक चुनौती है। तो विभिन्न प्रयासों में से कुछ एक महत्वपूर्ण प्रयासों को आप मेंशन करके अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। ध्यान रहे, जहां भी आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर सकते हैं वहां पर आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कीजिए। एक आखिरी प्रश्न है जो कि कृषि से संबंधित जो परिदान हैं, जो सब्सिडीज हैं, उससे रिलेटेड। तो प्रश्न जो है
उसको WTO से भी जोड़ा गया है। भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुदानों एवं सहायता की विवेचना कीजिए। विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते के संबंधित मुद्दों का परीक्षण कीजिए। देखिए, हालांकि कृषि राज्य का विषय है, लेकिन कृषि क्षेत्र में भारत सरकार भी विभिन्न प्रयास करती रहती है। परिदान एक आर्थिक सहायता है जो कि सरकार प्रदान करती है, जिसके माध्यम से किसी वस्तु अथवा सेवा को सस्ता बनाने का प्रयास होता है ताकि उपभोक्ता के पहुंच से वो बाहर न जा सके। परिदान सामान्यतः दो तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष परिदान और एक अप्रत्यक्ष परिदान। प्रत्यक्ष परिदान वैसे परिदान को कहते हैं जिसमें भुगतान सीधे लाभार्थी को होता है, तो जिसे लाभ मिलना है भुगतान भी उसी को होता है। तो जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार किसान सम्मान निधि योजना लेकर आई और किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपए साल में ट्रांसफर होते हैं, जिसमें से कि हर 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपए उनके खाते में पहुंचते हैं। ये एक प्रत्यक्ष परिदान है। लेकिन अप्रत्यक्ष परिदान वैसे परिदान होते हैं जिसमें भुगतान किसी को होता है, लाभ किसी और को पहुंचता है। उदाहरण स्वरूप कृषि क्षेत्र में जो आगत है उनको सस्ता बना देना, तो जैसे किसान को सस्ते में बीज उपलब्ध करा देना, सस्ते में बिजली उपलब्ध करा देना, सस्ते में ऋण उपलब्ध करा देना इंटरेस्ट सबवेंशन के माध्यम से, फिर जैसे किसान को सस्ते में यूरिया उपलब्ध करा देना, तो ये अप्रत्यक्ष परिदान है। या फिर सस्ते में फसल बीमा योजना का लाभ पहुंचा देना, ये अप्रत्यक्ष परिदान है। ऐसे परिदान में भुगतान हो रहा है यूरिया कंपनी को, भुगतान हो रहा है विद्युत वितरण कंपनी को, भुगतान हो रहा है बैंक को, भुगतान हो रहा है बीमा कंपनी को, लेकिन लाभ पहुंच रहा है किसान को। तो कृषि क्षेत्र में सारे के सारे परिदान केंद्र सरकार ही नहीं देती, परिदान राज्य सरकार भी देती। जैसे विद्युत सस्ते में उपलब्ध करा देना, तो राज्य ये काम करती है। अब जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो उसमें प्रीमियम का वो हिस्सा जो सरकार के जिम्मे है, उसमें हिमालयन स्टेट्स में, पूर्वोत्तर राज्यों में और अन्य हिमालयन स्टेट्स में 10% राज्य का योगदान रहता है, 90% केंद्र का योगदान रहता है। बाकी राज्यों में 50% राज्य का योगदान है और 50% केंद्र का योगदान है। लेकिन प्रश्न में सीधे भारत सरकार पूछा हुआ है, तो आप राज्य पर ज्यादा जोर नहीं देंगे। तो कृषि क्षेत्र में परिदान जो हैं वो मुख्यतः अप्रत्यक्ष ज्यादा है, प्रत्यक्ष परिदान कम है। अब जैसे सरकार MSP के अंतर्गत जब खरीदारी भी करती है तो उसे बेचना होता है सस्ते में और खरीदारी वो महंगे में करती है। ये भी एक तरह से सहयोग है, सहायता है जो कि सरकार किसानों को के प्रति करती है। तो परिदान का अपना लाभ है। परिदान प्रदान करने से किसान जो है उसकी आगत सस्ती रहती है, कम रहता है, तो कृषि उसके लिए लाभकारी होता है। लेकिन इससे सरकार के वित्तीय स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ परिदान जो है वो किसानों को एक आदत जन्म देती है या फिर एक आदत को जन्म देती है, किसान आश्रित होता चला जाता है। सरकार चूंकि परिदान में खर्च ज्यादा करती रही है तो कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण में खर्च करने में, पर्याप्त खर्च करने में वो असमर्थ रही है। तो अब जैसे मान लीजिए कि बांध बनाए जाते, मंडी बनाए जाते या फिर कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते, गोदाम बनाए जाते, नहर बनाए जाते, तो इससे किसानों को दीर्घकालिक लाभ होता है। तो परिदान की अपनी चुनौतियां हैं, अपनी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी अगर सरकार परिदान न प्रदान करे तो भारत में कृषि का सस्टेनेबल बने रहना कठिन हो जाएगा। तो यहां पर प्रश्न में WTO का जिक्र है। WTO जो है वो कृषि से संबंधित जो परिदान है उसको अलग अलग रंग के बक्सों में विभाजित करती है, बॉक्स में।
तो जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर रहा है WTO के अंतर्गत, उसमें परिधान के बारे में यह कहा जाता है कि ये ट्रेड मैनिपुलेटिव होते हैं, मतलब कि ये व्यापार को प्रभावित करते हैं और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। तो 3 तरह की सब्सिडी का उल्लेख है। एक है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, एक है एम्बर बॉक्स सब्सिडी, और एक को कहते हैं ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। तो 3 तरह के परिधान हैं जो कि WTO क्लासिफाई करती है। ये जो ब्लू बॉक्स सब्सिडी है, ये उत्पादन को सीमित रखने के उद्देश्य से दिया जाता है। कहा यह जाता है कि अगर एक क्षेत्र को परती छोड़ दिया जाए तो उसकी उत्पादकता फिर से कायम हो जाती है। तो ये सामान्यतः विकसित देश देते हैं। किसानों को उत्पादन कम रखने के लिए कहा जाता है और जो क्षति पहुंचती है उसकी क्षतिपूर्ति सरकार करती है। ये ट्रेड मैनिपुलेटिव होता है इसलिए क्योंकि इससे उत्पादन कम हो जाता है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी जो है वो सारे सब्सिडीज हैं जो कि नगद में या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार प्रदान करती है, जैसे कि किसानों के खाते में कैश ट्रांसफर हो गया, सस्ते में बीज, सस्ते में खाद, सस्ते में बिजली उपलब्ध करा दिया गया। तो इससे भी उत्पादन प्रभावित होता है और साथ ही साथ ट्रेड मैनिपुलेट होता है। जब किसान को आप सब्सिडी देते हैं तो उत्पादन में होने वाला व्यय कम हो जाता है, तो विश्व व्यापार पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो WTO का नियम कहता है कि विकसित देश ऐसे परिधान कुल उत्पादन के 5% तक सीमित रखेंगे और विकासशील देश जो हैं कुल उत्पादन के 10% तक ऐसे परिधान सीमित रखेंगे, अन्यथा ये विवाद का विषय बन जाता है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी जो है वो अनुसंधान के लिए दिया जाता है, इस पर कोई रोक नहीं है, इसीलिए ग्रीन कलर से, हरे रंग से इसको संबोधित किया गया है कि चलते रहने दिया जाए। एम्बर बॉक्स जो है वो ट्रैफिक लाइट के येलो लाइट से संबंधित है, ये गोल्डन येलो होता है कलर, तो इसे कम करना उद्देश्य रखा गया है। अब भारत का जो खाद्य सुरक्षा है, हमने खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी पारित किया 2013 में और इस उद्देश्य से हम भंडारण करते हैं। तो भारत का जो खाद्य सुरक्षा है वो भी WTO में विवाद का एक विषय है, क्योंकि WTO के नियमों के अनुसार कुल उत्पादन के 10% से ज्यादा का आप भंडारण इस उद्देश्य से नहीं कर सकते, लेकिन भारत करता है। तो विकसित देशों ने इस मुद्दे को WTO के सम्मेलन में उठाया था और उस मुद्दे पर लगातार कई वर्षों तक बहस भी चली। भारत ने स्पष्ट किया कि हमारा जो खाद्य सुरक्षा है वो भारत में भूखमरी को दूर करने के उद्देश्य से है। भारत में जो वंचित वर्ग है उनके खाद्यान्न से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से है, न कि विश्व व्यापार को प्रभावित करने के उद्देश्य से। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि हमारी घरेलू आवश्यकताएं जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आज भी इसको जारी रखते हैं। लेकिन फिर भी WTO में यह मुद्दा उठता रहता है और इसे, ये जो परिधान दिए जाते हैं, इनको ट्रेड मैनिपुलेटिव माना जाता है। तो अब देखिए, ये वो प्रश्न थे जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित थे। कुछ अन्य प्रश्न भी हैं पेपर 3 में जो कि साइंस एंड टेक और इंटरनल सिक्योरिटी के साथ ओवरलैप करते, लेकिन चूंकि उन प्रश्नों में प्रभाव साइंस एंड टेक का और इंटरनल सिक्योरिटी का ज्यादा था, तो इसलिए मैंने उनको भारतीय अर्थव्यवस्था के हिस्से में रखकर उन पर डिस्कशन नहीं किया है। कुछ घंटों में सब कुछ समझा पाना और सारे कंटेंट तैयार कर देना ये लगभग असंभव होता है, लेकिन फिर भी आप जब उत्तर लिखते हैं तो सबसे पहले ये जरूरी होता है कि आपके पास कंटेंट पर्याप्त हो। जब कंटेंट पर्याप्त होता है तो आप उस कंटेंट को इजीली मैनिपुलेट करके आंसर फ्रेम कर सकते हैं पूछे गए प्रश्न के आधार पर। प्रश्न की शुरुआत किसी एक टेक्निकल टर्म या फिर जो मेन कीवर्ड है उसको परिभाषित करते हुए या पूछे गए कंसेप्ट को समझाते हुए आप कर सकते हैं। बीच में उसका विस्तार कीजिए, पूछे गए प्रश्न में जो जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कीजिए और फिर उत्तर को एक सॉफ्ट लैंडिंग दीजिए जिससे ये लगे एग्जामिनर को कि हाँ, उत्तर यहाँ पर समाप्त हो गया है। आगे भी इस तरह के क्लासेस हम लेते रहेंगे।
किसी भी तरह का प्रश्न आए या फिर किसी भी तरह के महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन से रिलेटेड, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित तो कोई भी टॉपिक हो, तो हम दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। आज यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।